नमस्कार मित्रों, मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा होगा 40 नंबर सेट्स। ठीक है, 40वां सेट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जानते हैं टीजीटी के एग्जाम के लिए, पीजीटी के एग्जाम के लिए, इसके साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, एलटी ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो लोग हैं उनके लिए भी कर रहे हैं, और एमपीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वर्ग सेकेंड वाले, और जो बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ये करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस केवल डिफरेंस इतना ही है कि जैसे टीजी का क्वेश्चन है थोड़ा सरल होता है, एलटी का है थोड़ा सरल होता है, लेकिन वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। इसीलिए जब आप लोअर से लेकर के हायर तक को पढ़ेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर लगभग मिल जाएंगे, और आप लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ सर अच्छा चल रहा है हमारा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल स्टडी पर और जोर दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कि कुछ क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाता है, तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं एक्सप्लेनेशन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करा रहे हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी थियरी भी तैयार करा रहे हैं। जैसे आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन तो हमने केवल 16 लिए हुए हैं, लेकिन लगभग इसमें 10 क्वेश्चंस के साथ साथ हमने उससे रिलेटेड और चीजों को भी ले लिया है, और उसके लिए हमने आज अलग से पेज ले लिया है। ठीक है, तो हम इसे चाहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस थियरी दोनों आपकी चलती रहे। थियरी की हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन दोनों ही चीजें चलती रहे थोड़ा सा, तो आप ढेर सारे क्वेश्चंस को एक साथ तैयार कर पाएंगे। कॉन्सेप्चुअल स्टडी से बेटर कुछ नहीं होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। इसीलिए केवल वन लाइनर ऐसे ऐसे मारने वाला आप पढ़ाई करना भैया किसी और चैनल पर जा सकते हो, ऐसे नहीं। अगर सीरियस स्टडी करनी है, आपको बढ़िया तैयारी करना है, तो फिर आप साकेत आइज के साथ जुड़े रहिए, आप जरूर सफल होंगे, मेरा अपना विश्वास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? इस बात से कोई, ठीक है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? क्या कह रहा है? इस बात से कोई इंकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना लगे। ठीक है, किसका कथन है भाई? सीडी बर्न्स, लॉर्ड ब्राइस, हेराल्ड जे लॉस्की, वाल्टर बेजहार्ट। क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई व्यवस्था खराब हो जाए तो सीधे हम व्यवस्था को बदलने की बात करने लगते हैं। दरअसल इसका कहना है क्वेश्चन का कि व्यवस्था में बदलाव की बजाय अगर हम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश खोजें तो शायद वह बढ़िया होना तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट किसका है, लेकिन साथ में वो एग्जांपल भी देते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कार है और आपकी कार में कुछ खराबी आ रही है, बार बार खराबी आ जा रही है, तो क्या आप कार छोड़ करके साइकिल चलाने लगेंगे, बैलगाड़ी चलाने लगेंगे, बुलेट कार चलाने लगेंगे? ये कोई समाधान नहीं हुआ, बल्कि कार को और कैसे बेहतर बनाया जाए कि वह बार बार खराब ना हो, यह उसका समाधान है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यही है। स्टेटमेंट किसका है भाई बताइए आप लोग? सीडी बर्न्स का है कि लॉर्ड ब्राइस का है, हेराल्ड जे लॉस्की का है कि वाल्टर बेजहार्ट का है? ये कथन है बेटा सीडी बर्न्स का। किसका कथन है? सीडी बर्न्स का। ठीक है, अब सीडी बर्न्स साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में कुछ खराबी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र को फिर से अपना लें। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आप दोस्तों के साथ बैठे होंगे, समाज में बैठे होंगे, तो कई बार लोग कहते होंगे कि अरे भैया आज के लोकतंत्र से तो अच्छा पहले वाला राजाओं का जमाना था। पर क्या वास्तव में सही था? नहीं। इसी तरह से आप लोकतंत्र से उब गए हैं तो आप अधिनायक तंत्र को अपना लीजिए, तो क्या अधिनायकवाद ज्यादा अच्छा था आज के लोकतंत्र से? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र अपने आप में एक उत्तम व्यवस्था है, लेकिन सर्वोत्तम व्यवस्था यही हो सकती है
आज के समय में ऐसा हो सकता है, पर भविष्य में यही व्यवस्था हो सकती है, ऐसा भी राजनीति शास्त्र में कहा या माना नहीं जाता है। ठीक है, बहरहाल लोकतंत्र को कुछ लोग अच्छा कहते हैं तो कुछ लोग बुरा कहते हैं। अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे, हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इन्हीं के समर्थन में यानी बंस साहब के सपोर्ट में ही एक और नाम आता है स्मिथ का। ठीक है, अल्फ्रेड स्मिथ, नाम क्या है इनका पूरा? अल्फ्रेड स्मिथ। अल्फ्रेड स्मिथ साहब ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि दरअसल लोकतंत्र का बेहतर समाधान भी अधिक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का बेहतर समाधान भी या लोकतंत्र का बेहतर स्वरूप भी अधिक लोकतंत्र है। मतलब जितना लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप बढ़ाते जाएंगे, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ाने का मतलब देशों में बढ़ाना नहीं, बल्कि हर व्यवस्था में लोकतांत्रिक प्रणाली, जैसे परिवार आपका है तो परिवार में भी डेमोक्रेसी। पहले क्या हुआ करता था? एक परिवार का मुखिया हुआ करता था, परिवार का मुखिया जो कह रहा है वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन आज क्या है, अब परिवारों में भी लोकतंत्र हो गया है, लोग अपने अपने विचार रखने लगे हैं। परिवार का मुखिया अन्य लोगों के विचारों का स्वागत करता है, अन्य के विचारों पर विचार करता है, और फिर उन विचारों पर विचार करके अपना विचार रखता है कि हम भाई क्या होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या था? ऑर्डर इज ऑर्डर। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की समस्याओं का असली समाधान भी अधिक लोकतंत्र है। मतलब हमें हर व्यवस्था में अधिक लोकतांत्रिक होने की आवश्यकता है। अब लोकतंत्र के बारे में केवल अल्फ्रेड स्मिथ या सीडी बर्न्स साहब ही नहीं कहते हैं, जबकि लोकतंत्र की अच्छाइयों के बारे में कुछ लोग और भी कहते हैं। जरा उनको देख लेते हैं, क्या कहते हैं। एक और स्टेटमेंट सीडी बर्न्स का है, पहले इसको देख लेते हैं। सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है। यहां देखिएगा बेटा, कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के संदर्भ में हम यहां पर 4 स्टेटमेंट ले रहे हैं, और ये जो जितने भी स्टेटमेंट हैं, ये स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन है, जान लीजिएगा आप। ठीक है, सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है, पर आत्मशिक्षा यानी स्वशिक्षा ही सबसे अच्छी शिक्षा है। इसीलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, यानी अपना शासन है, जो कि लोकतंत्र है। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आप स्वशासन या अपना शासन भी कहते हैं। ठीक है, इसी में जवाहरलाल नेहरू साहब क्या कहते हैं इसके बारे में? ये कहते हैं लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों, बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हो। लोकतंत्र में क्या होता है? ना तो सभी लोग एक बात पे सहमत होते हैं और ना ही सभी लोग एक बात पे असहमत होते हैं, लेकिन हमें जो सहमत हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, जो नहीं सहमत हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। जैसे अच्छी पॉलिटिकल पार्टी कौन होती है? अच्छी पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जब वो चुन करके आए तो जिन्होंने उनको चुना उनको धन्यवाद देती है, लेकिन जिन्होंने नहीं चुना उनके बारे में यह कहती है कि आपने हमें नहीं चुना, कोई बात नहीं, शायद हमारी किसी भी संदर्भ को आप सही से समझ नहीं पाए या आपने उसको पसंद नहीं किया, हम अगली बार कोशिश करेंगे कि आपका भी दिल जीतें। ठीक है, और विपक्षी पार्टी कौन होती है कि जिन सभी मतदाताओं को धन्यवाद देती है, जिन्होंने उनको दिया भी मत, जिन्होंने उनको नहीं भी दिया मत। तो ऐसे में सहमति और असहमति दोनों का तंत्र ही क्या है? लोकतंत्र है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी साहब भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं महात्मा गांधी? अभी अलग अलग घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबका आंसर आपको यहां मिल जाएगा। लोकतंत्र वह कला एवं विज्ञान है। याद रखिएगा, डेमोक्रेसी को ये आर्ट भी मानते थे और साइंस भी मानते थे। या टीजीटी का क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी लोकतंत्र को कला मानते थे, विज्ञान मानते थे, दोनों मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। क्या मानते थे? कला और विज्ञान दोनों मानते थे। बहरहाल कला व विज्ञान है जिसके अंतर्गत जन साधारण के विभिन्न वर्गों के भौतिक आर्थिक और आध्यात्मिक संस्थानों को सबके सामान्य हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। फिर से एक बार महात्मा गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र वह कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत जन साधारण के विभिन्न वर्गों के भौतिक आर्थिक और आध्यात्मिक संस्थानों को सबके सामान्य हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। तो ये मैंने लोकतंत्र के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग, सीडी बर्न्स के अलावा, अल्फ्रेड स्मिथ के अलावा,
जो लोगों ने कहा है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया? लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, अब ये बड़ा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसको इंग्लिश में कहेंगे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। ओलिगार्ची, ठीक है। गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट मिसेल्स, विल्फ्रेडो पैरेटो, गाएटानो मोस्का, रेमो आरो। ठीक है, थोड़े टफ नाम हैं थिंकर्स के, याद करिए इनको भी। गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया बच्चों? रॉबर्ट मिसेल्स, विल्फ्रेडो पैरेटो, गाएटानो मोस्का, रेमो आरो। ठीक है, कौन भाई, किसने किया? ये स्टेटमेंट है या लौह नियम का जो प्रतिपादन हुआ था ये किसने किया था? रॉबर्ट मिसेल्स साहब ने किया। रॉबर्ट मिसेल्स साहब ने किया था। रॉबर्ट मिसेल्स साहब ने, एक मिनट थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। रॉबर्ट मिसेल्स, ठीक है, रॉबर्ट मिसेल्स साहब ने इसका प्रतिपादन किया था। रॉबर्ट मिसेल्स साहब ने 1911 में एक अपनी पॉपुलर बुक लिखी थी, या कह सकते हैं आप उसको प्रकाशित की थी। उसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज। क्या नाम था उसका? पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज। इस पॉलिटिकल पार्टीज में ही इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची के बारे में बताया था। रॉबर्ट मिसेल साहब ने, इन्होंने ये कहा था कि जो लोकतंत्र है यह अभिजनों का गुटतंत्र है। क्या कहा था लोकतंत्र को? इन्होंने लोकतंत्र को अभिजनों का गुटतंत्र कहा था। अब ये अभिजन कौन है भाई? इसी को आप कहेंगे ओलिगार्ची ऑफ एलीट। ओलिगार्ची ऑफ एलीट, ओलिगार्ची ऑफ एलीट्स। ठीक है, अभिजनों यानी एलीट क्लास। तो इन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जो एलीट क्लास लोग हैं ये क्या करते हैं? अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। इनका यह भी कहना था कि जैसे जब हम कोई संगठन बनाते हैं तो संगठन का जो नियंत्रण होता है प्रायः किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ, प्रायः जैसे कोई संगठन बनाया हमने, उस संगठन का नियंत्रण जो है प्रायः उस संगठन के ही कुछ चंद व्यक्तियों के हाथों में आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके संगठन में 200 लोग हों तो 200 लोगों को बराबर महत्व ना होकर के उनमें से केवल 10, 12, 8, 10 लोगों के हाथ में ही पूरा का पूरा नियंत्रण हो, सभी मामलों में निर्णय वही करते हों। ठीक है, तो यह क्या बन जाता है? एक गुटतंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? गुटतंत्र बन जाता है। इसी को रॉबर्ट मिसेल साहब क्या कहते हैं? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची या लोकतंत्र को अभिजनों का गुटतंत्र। इनका यह मानना था कि दरअसल जब लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतंत्र का नियंत्रण, व्यवस्था का नियंत्रण कुछ चंद हाथों में आ जाता है तो उसमें सबको बराबर अधिकार नहीं मिलता है। मैं इसको एक एग्जांपल देके आपको और समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी है, ठीक। लेकिन जैसे अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ, अब अभी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा यह तो क्लियर नहीं है। और आप में से भी शायद कोई बता पाए कि, शायद ही बता पाए कि कौन सीएम बनेगा। और कभी कभी तो बीजेपी के बारे में भी कहा जाता है कि इसमें कौन सीएम बनेगा ये कोई नहीं कह सकता, जो सोचता है वो बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है, तो आखिर आप में से कुछ व्यक्ति ये भी कहेंगे कि देखिए जो फलाने कहेंगे वही कहेंगे। अभी फलाने कौन है? एक्चुअल में जैसे नरेंद्र मोदी हैं,
अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, ठीक है, फला हैं, कुछ यानी 8-10 लोग मिल करके यह निर्णय ले लेते हैं कि कौन बनेगा। कहने के लिए तो प्रक्रिया यह है कि विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल के बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो विधायक दल के लोग नेता चुनेंगे वही क्या होगा, राज्य का मुख्यमंत्री होगा। व्यवस्था तो यह है, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, बल्कि आप ये पाएंगे कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी में 8-10 लोग ही ऐसे हो जाते हैं जो पूरी पार्टी के सभी मामलों का लगभग क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसी को कहते हैं गुटतंत्र, ठीक है, जो किसी भी एक संगठन में चंद व्यक्तियों के हाथों में आ जाता है। लेकिन इसके संदर्भ में रॉबर्ट मिशेल्स साहब ही नहीं कहते हैं, इसके अलावा कुछ लोग इसके संदर्भ में और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य इस बारे में बताता हूं आपको मैं। इटली के समाजशास्त्री पैरेटो, इटली के समाजशास्त्री पैरेटो ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया, सर्कुलेशन ऑफ एलीट, ठीक है। इटली के समाजशास्त्री पैरेटो ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया। अब अभिजन वर्गीय सिद्धांत किसने दिया, अभी आगे बताता हूं। यहां पर अभी ये कहीं ना कहीं आ भी चुका है, लेकिन जो अभिजन वर्गीय सिद्धांत है या इसी को विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसको मिशेल्स ने नहीं दिया था बल्कि किसी और ने दिया था। यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी क्वेश्चन आगे आ रहा है, ठीक। अब यहां मिल गया ना आपको, एक और देखिए नाम, यहां पर सी राइट्स का एक नाम है, सी राइट्स मिल्स, ठीक है, यानी मिल्स से आप लोग सब परिचित हैं। सी राइट मिल्स ने अपनी कृति पावर एलीट, ठीक है, पावर एलीट में अमेरिकी राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है। उनके अनुसार 3 प्रकार के अभिजन वर्ग होते हैं, ठीक है। एक होता है सैन्य बल अभिजन, दूसरा होता है राजनीतिक वर्ग अभिजन यानी सैन्य बल अभिजन, ऐसा जो रक्षा से संबंधित मामले देखते हैं, ऐसा है। एक है राजनीतिक वर्ग अभिजन यानी जो पॉलिटिकल मामलों में को देखते हैं, और तीसरा है औद्योगिक वर्ग अभिजन यानी कुछ चंद औद्योगिक समूह होते हैं जो मिल करके सभी औद्योगिक नीतियों का निर्णय करते हैं, ठीक है। इसी संदर्भ में मोस्का की भी अपनी कुछ विचारधारा है, इसको भी लगे हाथ पढ़ लीजिए आप। मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास, इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी क्या, द रूलिंग क्लास, में कहा है कि सभी समाजों में केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं, सभी समाजों में केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग जो शासन करता है और दूसरा वर्ग जो जिस पर शासन किया जाता है। यानी मोस्का ने क्या किया है, द रूलिंग क्लास में वर्ग विभाजन कर दिया है। कहा कि एक वर्ग हमेशा शासक वर्ग होता है और दूसरा वर्ग हमेशा शासित वर्ग होता है। शासक वर्ग हमेशा शासन करता है और शासित वर्ग पर हमेशा शासन किया जाता है। तो यह मैंने आपको आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची के रेफरेंस में कुछ दूसरे अन्य जो विचार थे वह मैंने आपको बताए, ठीक है। इससे आशा है आप लोगों को यह पसंद आ रहा होगा। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत सारे तथ्य जो है एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, बस पढ़ना आपका काम बेटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने कहा था जहां रोक दिया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहां पर आया है भी। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत यानी एलीट क्लास थ्योरी, एलीट क्लास थ्योरी, ठीक है, से जुड़ा है। विल्फ्रेडो पैरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स या सभी 3? बताइए भाई, निम्न में से कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है। विल्फ्रेडो पैरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स या सभी 3? यहां किसी भी एंगल पे आप जो है वो कंफ्यूज नहीं हो रही होइएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक गलती जोड़ दी गई है। उस गलती से आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि डी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां जोड़ दिया गया निम्न में से कौन सा एक, ठीक है, कौन सा एक जोड़ करके आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। क्योंकि सच्चाई यह है कि विल्फ्रेडो पैरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स ये सभी लोग जो है विशिष्ट
वर्गवादी सिद्धांत से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों जो है ये क्या है, इसी विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? उसी क्वेश्चन का थोड़ा उल्टा, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अब देखिए, पलट दीजिए आप, तो ये तीनों नाम उसमें आ जाएंगे ऊपर के, बी पैरेटो, जी मोस्का, रॉबर्ट मिसेल्स। देखिए, विल्फ्रेडो पैरेटो, मोस्का और रॉबर्ट मिसेल्स, कहीं मिसेल्स लिखा मिलता है तो कहीं मिचेल्स लिखा मिलता है। ठीक है, ये तीनों ही कहीं ना कहीं विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं ना भाई। अगर ये तीनों जुड़े हुए हैं तो कौन नहीं जुड़ा है? डेविड ईस्टन नहीं जुड़े हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी, यानी संबंधित नहीं है पूछ रहा है, याद रखिएगा। अगर संबंधित नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेविड ईस्टन से संबंधित नहीं है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। शक्ति अभिजन का सिद्धांत, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, शक्ति अभिजन का सिद्धांत यानी पावर एलीट थ्योरी, पावर एलीट थ्योरी पावर एलीट थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट मिसेल्स, सी राइट मिल्स, शुम्पेटर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई, किसने दिया? शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? अरे अभी तो आया था, रॉबर्ट मिसेल, सी राइट मिल्स, शुम्पेटर, या उनमें से कोई नहीं में से अभी तो आया था ना भाई। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट मिसेल्स हो जाएगा इसमें, कि मिल्स हो जाएगा, शुम्पेटर हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? बोलिए। शक्ति अभिजन का सिद्धांत दिया था सी राइट मिल्स से। ठीक है, पावर एलीट का सिद्धांत किसने दिया था? सी राइट मिल्स ने दिया था। ये अमेरिकी विद्वान थे, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, मिल्स साहब अमेरिकी विद्वान थे, और लोकतंत्र के बारे में भी इनकी एक अलग प्रकार से सोच थी। ये मानते थे कि लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र में सभी को बराबर अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये इसके समर्थक थे। यानी ये मानते थे कि जिन ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ऐसे लोग जो सामंत वर्ग हैं, ऐसे लोग जिनके पास संपत्ति है, उन्हें बहुल मतदान या बहुमतदान की व्यवस्था होनी, उनके लिए बहुमतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको आप भारित मतदान भी कह सकते हैं, वेटेज वोटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन नहीं करते थे, इनका यह मानना था कि अगर आप संपत्तिशाली वर्ग हैं, सामंत वर्ग से आते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो आपके एक वोट का मतलब क्या हुआ? 2 वोट। ठीक है, यानी आपको बहुमतदान या बहुल मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, और इनकी एक जो है पॉपुलर बुक थी, उसका नाम था द पावर एलीट। क्या नाम था? उस बुक का नाम ही था द पावर एलीट, द पावर एलीट। और इस द पावर एलीट में 1956 की ये बुक थी, इसी में इन्होंने विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का वर्णन किया था, और इस सिद्धांत को ही शक्ति अभिजन या शक्ति विशिष्ट वर्ग की संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो लेकिन इसके बारे में शायद कुछ स्टेटमेंट और भी हो सकता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। बहरहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? ल्यूडोविकी, मार्क्स, टेलीरेंट, टॉन्धा। फिर से, लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कौन कहता है? ल्यूडोविकी, मार्क्स, टेलीरेंट, प्रौधा। कौन कहता है भाई? बताइए साहब, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका सी, टेलीरेंट। टेलीरेंट क्या कहता है? लोकतंत्र को एक स्वीकृत पागलपन कहता है। ठीक है, लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकता है, ये यहीं पर नहीं रुकता है।
ये लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहता है। कौन? टेलीरेंट। और क्या कहता है इसके अलावा? ये कहता है कि दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र। किसको कहता है भैया? लोकतंत्र को कहता है। क्या कहता है? कि जो लोकतंत्र है ये क्या है? ये दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र। अब ये बहुत ही गड़बड़ हो गया मामला, कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन क्या ये अकेले है जो लोकतंत्र के बारे में बुरा कहता है? क्या ये अकेले है जो लोकतंत्र के बारे में अच्छा कहता है? मैंने इससे पहले आपको कुछ लोगों के बारे में बताया था कि ये लोकतंत्र को कितना अच्छा कहते हैं। लेकिन अच्छा कहने वाले अकेले ही नहीं हैं, बुरा कहने वाले भी और लोग हैं इसके अलावा। ठीक है, यानी जो है टेलीरेंट के अलावा लोकतंत्र के बारे में बुरा कहने वाले भी और लोग हैं। कौन कौन? आइए, अन्य विद्वानों में कौन कौन आते हैं? लोकतंत्र की आलोचना करने वाले अन्य विद्वानों में प्लेटो भी मशहूर हैं, आप जानते हैं। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु साहब, तो ये कहे को नहीं वो रहेंगे। ठीक है, इन्होंने भी लोकतंत्र की आलोचना की है। ठीक है, और क्या कहते हैं? लोकतंत्र भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र या विकृत व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र, चाहे जो कह लीजिए, या विकृत व्यवस्था है। यानी लोकतंत्र को इन्होंने भीड़ तंत्र कहा है, इसी को मूर्ख तंत्र कहा है, और इसी को विकृत व्यवस्था भी कहा है। लेकिन यहीं पर एक और अच्छी थिंकर आते हैं, कार्लाइल। कार्लाइल क्या कहते हैं? कार्लाइल लोकतंत्र के बारे में कहते हैं, लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। लाखों मूर्खों की सरकार है। लोकतंत्र के बारे में क्या कहते हैं कार्लाइल? लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। मन हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और बढ़िया से इसको समझिएगा। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लोकतंत्र को किसने किसने अच्छा कहा था वो इससे पहले बताया मैंने आपको। यहां लोकतंत्र के बारे में कितने लोगों ने बुरा कहा है वह भी बता रहा हूं। दूसरा नाम आता है ल्यूडोविकी का। ल्यूडोविकी कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। अरे बाबा रे बाबा, क्या कहते हैं? लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु, खत्म हो जाना। लेकिन वहीं पर वाल्टर बेल कहते हैं कि लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। प्लेटो से जोड़ करके क्या कहते हैं? लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। लेकिन एंथनी गिडिंस एक और नाम आता है एंथनी गिडिंस का। एंथनी गिडिंस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि लोकतंत्र में भावनात्मक एवं बहुमत की अत्यधिकता देखी जाती है। लोकतंत्र में भावनाओं की और बहुमत की अधिकता देखी जाती है। ये कहते हैं कई बार लोकतंत्र भावनाओं पर आ जाता है। अभी मैं किसी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो अमेरिकी ट्रंप के बारे में कहता है, उसमें जो आर्टिकल लिखा था उसमें कहता है कि इस बार लोगों ने ट्रंप को भावनाओं के आधार पर वोट दिया है, जो कहीं ना कहीं बाइडेन से असंतुष्ट थे। ऐसा हो सकता है, लोकतंत्र में कई बार भावनाएं होती है। किसी का पिता मर गया, जिसको टिकट दे दिया गया वही जीत जाता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है, सिंपैथेटिकल वोट मिलता है। इसीलिए कई बार हमारे नेता जो है वो तरह तरह से, कोई रो के, कोई गा के, कोई गरीब बन के, कोई ईमानदारी का ढोंग करके, कोई कुछ करके, है ना, वो भी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो भावनाओं का तो यहां बवाल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और साथ में बहुमत अच्छा भी कहे, कभी कभी बहुमत अच्छे के साथ भी होता है, कभी कभी बहुमत बुरे के साथ भी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देख रहे बहुत सारे अपराधी चुनाव जीत जाते हैं। वो कैसे जीत जाते हैं? क्योंकि बहुमत साथ में, जनता साथ में है, तो आप उसको पाक साफ करार देते हैं। पर वास्तव में वो सही है या गलत है या तो हम आप भी जानते हैं ना। आइए फिर कह रहा है लोकतंत्र में भावनात्मकता एवं बहुमत की अधिकता होती है। किसने कहा? एंथनी गिडिंस ने कहा। लेकिन यहीं पर एक बार्कर का भी स्टेटमेंट है, बार्कर को भी पढ़ लेते हैं। बार्कर कहते हैं लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है। लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है, यानी ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो क्या इनको आप भी पसंद नहीं करते? नहीं, अभी हमने आपको समझाया कि जो आपको पसंद करे वह भी अच्छा, जो आपको पसंद नहीं करे वह भी अच्छा। ठीक है ना, समझ गए ना? कोई आपको अच्छा ही कहे, आप भाई कहीं भी रह रहे हो, लेकिन अगर आप ये सोचे कि हमको सब कोई अच्छा ही कहे, नहीं, जरूरी नहीं कि सब आपको अच्छा कहें।
लेकिन ये भी नहीं कि सब आपको बुरा ही कहेंगे, तो इसलिए ज्यादा परवाह ही मत कीजिए, आप अपने स्थान पर सही रहिए बस, ठीक है। तो अच्छा कहें तो उनका भी स्वागत, बुरा कहें तो उनका भी स्वागत। किस आधार पर? लोकतंत्र इसी आधार पर काम करता है कि जो अच्छा कह रहे हैं वह आगे भी अच्छा कहे, और जो बुरा कह रहे हैं वह आगे हमको अच्छा कहने लगे, इसके लिए हमको प्रयास करना, ठीक है। तो लोकतंत्र के बारे में जो बुरा बुरा कहते हैं वह मैंने आपको बताया, ठीक है। एक से एक बुरे इसमें लोग हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? चलिए थोड़ा आप लोग खुश हो जाएंगे कि एक तरफ लोकतंत्र को अच्छा कहा, फिर एक तरफ लोकतंत्र को बुरा कहा। हमारे यहां तो लोकतंत्र ही है, तो क्या फिर लोकतंत्र गड़बड़ है? नहीं भैया, गड़बड़ नहीं है, और भी लोग हैं जो अच्छा कहते हैं। क्या? निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया, किसने परिभाषित किया भैया? एडम स्मिथ, ई बर्क, एच लॉस्की, टी.बी. स्मिथ। टी.बी. स्मिथ, यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 स्मिथ के रखा है यहां विकल्प में। ऐसा क्यों रखा है? ऐसा इसलिए कई बार आप स्मिथ स्मिथ याद कर लेते हैं। अब अगर केवल आप स्मिथ स्मिथ याद किए हैं तो फिर आपका ये आंसर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए पूरा नाम किसी का भी याद करिए, ये एडम स्मिथ हैं, ये टी.बी. स्मिथ हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा भाई इसमें? एडम स्मिथ या टी.बी. स्मिथ? आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा इसमें? डी, टी.बी. स्मिथ, ठीक है। लोकतंत्र को किसने जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? किसके रूप में? जीवन शैली के रूप में परिभाषित किसने किया है भाई? टी.बी. स्मिथ ने, ठीक है। अब यहीं पर आपको कुछ और भी लोगों का नाम बता देता हूं मैं, या कुछ और लोगों का स्टेटमेंट दिखा देता हूं जिन्होंने लोकतंत्र को थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा कहा है। आइए देख लेते हैं। ऑस्टिन, डाइसी, लॉवेल, ब्राइस, ठीक है। ऑस्टिन, डाइसी, लॉवेल, ब्राइस आदि विचारक लोकतंत्र को सरकार के निर्वाचन की पद्धति के रूप में देखते हैं। सरकार के निर्वाचन की पद्धति के रूप में देखते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, और इसको सारा स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, ठीक। अगला इसमें आ रहा है मैकफरसन का नाम। मैकफरसन कहते हैं कि लोकतंत्र चयन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। वहीं पर लॉरेंस लॉवेल क्या कहते हैं? लॉरेंस लॉवेल कहते हैं कि लोकतंत्र में कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला, ठीक है। ये सारे लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र में कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला। लेकिन वहीं पर वाल्टर बेजहार्ट भी कुछ कहते हैं कि लोकतंत्र लोक शक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। मैंने क्या कहा? थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। तो लोकतंत्र लोक शक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। लोगों की पावर को क्या करना? भ्रमित करना, उनको एक तरह से मुगालते में डाल देना, भ्रमित करना। क्या लिखा? भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह भ्रम इसलिए स्थापित होता है क्योंकि लोकतंत्र में वाद विवाद एवं सहिष्णुता के लक्षण हैं जो लोगों को अधिकारों के भ्रम जाल में फंसा देते हैं। यह कहीं न कहीं एल्टन मेयो से मिलता जुलता स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है कि इसमें वाद विवाद एवं सहिष्णुता के लक्षण हैं जो लोगों को अधिकारों के भ्रम जाल में फंसाते हैं। वाद विवाद एवं सहिष्णुता के लक्षण किसने कहा है इस बारे में? वाल्टर बेजहार्ट कहते हैं कि लोकतंत्र में वाद विवाद और सहिष्णुता के लक्षण हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है कि किसका यह कथन है कि लोकतंत्र में वाद विवाद एवं सहिष्णुता के लक्षण पाए जाते हैं? कौन कहता है भैया? ये वाल्टर बेजहार्ट साहब कहते हैं, वाल्टर बेजहार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये था इसका कुछ और स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल नहीं है।
ठीक है, किसने कहा था कि सार्वभौमिक मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, यानी वास्तव में यूनिवर्सल नहीं है, यानी सर्वव्यापी नहीं है। क्या? गिलक्राइस्ट, लॉस्की, गैटेल, गार्नर। ठीक है, किसने कहा था भाई? गिलक्राइस्ट ने, लॉस्की ने, गैटेल ने या गार्नर ने? किसने कहा था इसको? ये स्टेटमेंट है बेटा गिलक्राइस्ट का। किसका स्टेटमेंट है? गिलक्राइस्ट का। दरअसल ये वयस्क मताधिकार है क्या और सार्वभौमिक क्यों नहीं है? दरअसल वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई वयस्क किसे कहते हैं, वयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर वयस्क बनने की आयु हर जगह पर समान नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो क्या है? अगर वयस्क बनने की आयु ही हर जगह पर एक जैसी नहीं है और वयस्क के आधार पर ही मत देने का अधिकार निर्धारित होता है, तो अगर वयस्क मताधिकार की अगर वयस्क होने की एज सब जगह पर सेम नहीं है, तो वयस्क मताधिकार भी सब जगह पर समान नहीं हो सकता है। मतलब कि जो हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार की उम्र है, अगर वो पूरे विश्व में वयस्क मताधिकार की उम्र वही होती, तो इसे क्या कहते? सार्वभौमिक मताधिकार। लेकिन ऐसा फिलहाल है नहीं। क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि देखिए, भारत में वयस्क की उम्र क्या है? वयस्क होने की 18। लेकिन पहले राजीव गांधी से पहले यह उम्र 18 नहीं बल्कि क्या थी? पहले 21 थी। राजीव गांधी सरकार ने संविधान में संशोधन किया और वयस्क की उम्र कितनी कर दिया? 18 कर दिया। और इसी को क्या मान लिया? मताधिकार की उम्र। याद रखिएगा, राजीव गांधी सरकार से पहले आपके यहां मतदान करने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। बाद में कम करके क्या कर दिया गया? इसको 18 वर्ष कर दिया गया। दूसरा, फ्रांस और जर्मनी में जाइए अगर आप, तो फ्रांस और जर्मनी में भी ये एज कितनी ही है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। लेकिन अगर आप जापान जाइए, कहां जाइए? जापान जाइए, डेनमार्क जाइए, कहां कहां पर? ये हम इंडिया की बात कह रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्रांस जाइए और जर्मनी जाइए तो वहां पर भी 18 है। लेकिन अगर आप कहां जाइए? जापान जाइए और जापान के साथ साथ आप डेनमार्क जाइए, जापान और डेनमार्क, अगर आप यहां जा रहे हैं तो यहां पर जो उम्र है वो कितनी है? जापान और डेनमार्क में ये एज कितनी है? 25 है। जापान में और डेनमार्क में एज कितनी है? 25। यानी वहां पर मतदान करने की उम्र कितनी है? 25 वर्ष है। लेकिन अगर आप इसके अलावा नॉर्वे जाएं, कहां पर जाएं आप? नॉर्वे जाएं, ठीक है, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा? नॉर्वे में मतदान करने की या वयस्क होने की आयु कितनी है? 23 वर्ष है। क्या है? 23 वर्ष। तो आप देख रहे हैं कहीं पर 18 है, कहीं पर 21 है, कहीं पर 25 है, कहीं पर 23 है। तो इसको सार्वभौमिक मताधिकार कैसे कह सकते हैं? वास्तव में वयस्क मताधिकार अलग अलग देशों में अलग अलग आयु पर दिया जाता है। ठीक है, और इसलिए इसको सार्वभौमिक मताधिकार नहीं कहा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो उसमें पूरा हमने लिखाया बताया है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। फ्रांस व जर्मनी में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। डेनमार्क व जापान में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 25 वर्ष। नॉर्वे में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 23 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों के लिए, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया नहीं जा सकता है। सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया नहीं जा सकता है। यह कथन किसका है? किसने कहा था? ब्राइस, अब्राहम लिंकन, लॉस्की, लावेल। किसने कहा था भाई? ये कथन किसका है? ये कथन है अब्राहम लिंकन का। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। लिंकन साहब ने कहा था कि कुछ व्यक्तियों को कुछ समय के लिए, कुछ व्यक्तियों को कुछ समय के लिए, ठीक है, बनाया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों के लिए, कुछ मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों के लिए, कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए, कुछ मनुष्यों को कुछ समय के लिए
और कुछ मनुष्यों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों को हमेशा के लिए मूर्ख बनाना संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह जो है अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, जो आप जानते हैं अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में जान लीजिए। और यहां पर लोकतंत्र के बारे में, चूंकि आप जानते हैं अब्राहम लिंकन साहब लोकतंत्र के समर्थक थे, तो यहां पर 2 का 3 का स्टेटमेंट जरा जान लीजिए, सीले का, अब्राहम लिंकन का और डायसी का। सीले कहते हैं लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। लिंकन कहते हैं लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है। लेकिन वहीं पर डायसी इनका सीले का एकदम समर्थन करते हैं, और लेकिन थोड़ा सा भी वो करते हैं, क्या करते हैं कि दरअसल सीले ये मानते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है, जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। लेकिन डायसी का मानना है कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। ठीक है, यानी ये मानते हैं कि लोकतंत्र में सभी लोग बड़े जो है भले भाग न लें, लेकिन एक बड़ा भाग ऐसा जरूर होता है जो शासन में शामिल होता है या लोकतंत्र में भागीदार होता है, ऐसा डायसी कहते हैं। जबकि सीले क्या कहते हैं कि इसमें हर व्यक्ति क्या होता है, भाग लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑग, रेन, जे.एस. मिल, फाइनर। आप खुद बताएं इसका आंसर, क्योंकि मैं पहले इसको पढ़ा चुका हूं, आज के लेक्चर में ही इसके बारे में बता चुका हूं। मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑग, रेन, जे.एस. मिल, फाइनर। आंसर जे.एस. मिल। अभी हमने बताया था आपको कि दरअसल यह भारित मतदान की बात करते हैं, ये सबके मतदान को बराबर संख्या में गिनने के पक्षधर नहीं है, यानी एक व्यक्ति एक वोट का कॉन्सेप्ट ये मानते नहीं है। इनका ये मानना था कि दरअसल ऐसा वर्ग जो संपत्तिशाली वर्ग है, एलीट क्लास है, या ऐसा वर्ग जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको एक से उसके मत को एक से अधिक मत गिना जाना चाहिए, यानी उसको अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है बेटा। लेकिन अब थोड़ा मिल के इस विचार से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके पूरे विचार को जान लेंगे अगर हम आप, तो ज्यादा अच्छा होगा। डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं इसको हम, कि मिल के निर्वाचन के संबंध में कौन कौन से विचार है। जे.एस. मिल के निर्वाचन के संबंध में किस प्रकार के विचार हैं, जरा इसको थोड़ा जान लीजिए। संभव हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या कहा इन्होंने? मिल ने लिंग के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कुछ लोग जो है जेंडर के आधार पर यानी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार है, ये दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जैसे ब्रिटेन है, बहुत पहले लोकतंत्र आया, इसके बावजूद वहां पर महिलाओं को मताधिकार कब से दिया गया? 1900 के बाद वहां पर महिलाओं को मताधिकार दिया जाने लगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लैंगिक आधार पर भी जो है मतदान व्यवहार पर विभेद होता था, लेकिन मिल साहब इस भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे और महिला मताधिकार की वकालत करते थे। और क्या? मिल के अनुसार मताधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जो निश्चित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, यानी जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको मतदान के अधिकार का इन्होंने विरोध किया था। अब यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए। फिर क्या करें? मिल ने गुप्त मतदान का विरोध किया था। याद रखिएगा, जो हमारे यहां अभी गुप्त मतदान व्यवस्था होती है, इस गुप्त मतदान व्यवस्था का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। बल्कि ये खुले मतदान का समर्थन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको और यहां से मिला भी कि गुप्त मतदान का विरोध किसने किया था? मिल ने। फिर क्वेश्चन क्या बनता है? खुले मतदान की वकालत किसने की थी? मिल ने। ठीक है। फिर कह रहा है मिल के अनुसार संसद की तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए द्विसदनीय संसद उपयोगी होती है। जैसे हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा है, तो कहीं पर क्या है, कहीं पर क्या कर, जैसे ब्रिटेन है वहां भी द्विसदनीय व्यवस्था है,
ठीक है, अमेरिका है वहां भी द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत में संसदीय व्यवस्था में जो है केंद्र सरकार जो है संघीय सरकार में तो 2 सदन है, यानी लोकसभा है और राज्यसभा भी है। लेकिन अगर हम राज्यों की बात करें, प्रांतों की बात करें, तो आप जानते हैं केवल 6 प्रांतों में ही क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। बाकी अन्य राज्यों में केवल विधानसभा है। लेकिन जहां पर केवल विधान परिषद भी है वह केवल नाम की संस्था है, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार विहीन नाम की संस्था। एक क्वेश्चन आपको और मिल रहा है यहां पर। डॉक्टर केसी होयर ने कहा था विधान परिषद, भारत की विधान परिषदों के बारे में कहा था कि यह ऐसी संस्थाएं हैं जो नाम की नहीं, काम की नहीं बल्कि नाम की संस्थाएं हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी विधान परिषदों के पास अधिकार जो है वह लगभग नाम मात्र का है। ठीक है, आइए एक और जान लीजिएगा। यहीं पर मिल के साथ साथ बेंथम को भी, बेंथम क्या कहता है, बेंथम ने, याद रखिएगा, मिल ने एक व्यक्ति एक मत का समर्थन नहीं किया था, लेकिन बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहां पर लोग इसको नोट कर दिया है कि बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किया। किसने? बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जरूर। ठीक है, रट लीजिएगा इसको एकदम बेटा, कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। अभी मैंने आपको ठीक इस क्वेश्चन से पहले वाले में ही बताया था मैंने आपको कि प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। कौन कहा? ब्राइस, डायसी, सीले, बेनी प्रसाद। किसने कहा था भाई बताइए? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आ चुका है। ब्राइस, डायसी, सीले, बेनी प्रसाद। किसने कहा था कि प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। ये स्टेटमेंट है सीले का। किसने कहा था इस बात को? सीले कहा था। सीले प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी मानता है, लेकिन डायसी क्या मानता है? डायसी एक बड़े भाग की हिस्सेदारी मानता है। लोकतंत्र में डायसी एक बड़े भाग की हिस्सेदारी मानता है, जबकि सीले लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी को मानता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? कह रहा है कि यदि अति समानता से, यानी बहुत ज्यादा जब समानता की बात करते हैं तो उससे भी प्रजातंत्र क्या हो जाएगा? भ्रष्ट होता है या नष्ट होता है। लेकिन कह रहा कि अगर आपके अंदर अति समानता की भावना भी आ गई, नहीं भले नहीं किया है आपने, लेकिन अगर बराबरी की भावना भी अगर आ गई तो भी लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। यानी लोकतंत्र के बारे में अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं सोचता होगा। कौन हो सकता है? मॉन्टेस्क्यू, अरस्तू, मैकियावेली, जे.एस. मिल। कौन हो सकता है? अजी कुछ सोच रहे नहीं है इसके बारे में। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अरस्तु। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ अरस्तु सोचता है? नहीं, सिर्फ अरस्तु ही ऐसा नहीं सोचता है। कुछ अन्य चिंतक भी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यह यहां पर भी और क्या देखिए। ठीक है, ऐसा और कौन कहता है? गैटल। एक नाम आता है गैटल। गैटल कहता है क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि लोकतंत्र समानता के समान सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। वहीं पर जी.एस. मिल कहते हैं, जी.एस. मिल ने कहा कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी ना हो करके सेवक हैं। ये कहता है कौन? जे.एस. मिल। बहुत अच्छी बात कहता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर लॉवेल साहब क्या कहते हैं? अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासन है। लॉवेल का ये स्टेटमेंट
है। ठीक है, तो मैंने लोकतंत्र के बारे में और अन्य लोगों ने अच्छा बुरा क्या कहा है वो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश किया। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा बेटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान पदबंध रचित किया? ठीक है, पदबंध रचित किया किसने किया भैया? वुड्रो विल्सन, किंग्सली राइट, रेनफेल्ड, नीबुहर, जॉर्ज श्वेर्जेनबर्गर। ठीक है, किसने किया? लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान पदबंध रचित किया किसने किया? वुड्रो विल्सन, क्विंसी राइट, रेनहोल्ड, नीबुहर या जॉर्ज श्वेर्जेनबर्गर। ठीक है, किसने किया भाई? आंसर हो जाएगा बेटा इसमें सी, रेनहोल्ड, नीबुहर। ठीक है, रेनहोल्ड, नीबुहर। ठीक है, इन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान। अब ये प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान का जो पदबंध रचित किया था, क्यों रचित किया था? ये मानते थे कि प्रकाश की संतान पदबंध से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो यह मानते हैं कि स्वहित को उच्च कानून के अनुशासन के तहत लाया जाना चाहिए, स्वहित को उच्च कानून के अनुशासन के तहत लाया जाना चाहिए। जबकि जो अंधकार की संतान वाला पदबंध रचित किया था इन्होंने, उसका मतलब था कि ऐसे लोग जो यह मानते हैं कि अपनी इच्छा या हित से परे कोई कानून नहीं हो, तो जो केवल यह मानते हैं कि जो अपनी इच्छा है वही सबकी इच्छा हो, वह अंधकार की संतान है। और जो लोग यह मानते हैं कि जो सबकी इच्छा हो वही अपनी इच्छा हो, वो कौन है? प्रकाश की संतान है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था भैया? रेनहोल्ड, नीबुहर का कथन है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर मिलाना है, क्या मिलाना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, आइए सुरक्षात्मक लोकतंत्र, देखिए कौन सा सही है इसमें। सुरक्षात्मक लोकतंत्र की बात, सिक्योर डेमोक्रेसी की बात कौन करता है? मेरे हिसाब से सिक्योर डेमोक्रेसी की बात करते हैं रॉबर्ट डहेल साहब। रॉबर्ट डहेल साहब, अगर रॉबर्ट डहेल साहब बात करते हैं इसकी ये, तो पीपुल्स लोकतंत्र की बात कौन करता है? पीपुल डेमोक्रेसी की बात कौन करता है भाई? अरस्तु, जॉन लॉक, रॉबर्ट ए डहेल, लेनिन। कौन करेगा? लेनिन करता है। ठीक है, और बहुल लोकतंत्र की बात कौन करता है? बहुल लोकतंत्र यानी सी को किसके साथ मिलाए? एरिस्टोटल, और डी मिलेगा 2 से, शास्त्रीय लोकतंत्र, शास्त्रीय लोकतंत्र। सही है। ठीक है, इसमें कौन मिल रहा है भाई? ए का थर्ड कौन है? किसमें है ए का थर्ड? इसमें बी में भी है और सी में भी है। ठीक है, और बी का फोर्थ किसमें है? सी में है, इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रट लीजिए। सुरक्षात्मक लोकतंत्र की बात कौन करता है? रॉबर्ट ए डहेल। पीपुल्स लोकतंत्र की बात कौन करता है? लेनिन। बहुल लोकतंत्र की बात कौन करता है? अरस्तु। और शास्त्रीय लोकतंत्र की बात कौन करता है? जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया? यानी इसमें से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जिसको मॉन्टेस्क्यू साहब ने प्रपोज किया था? सामान्य इच्छा का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, संविधानवाद का सिद्धांत या संस्थावाद का सिद्धांत? मॉन्टेस्क्यू साहब ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था बच्चों? सामान्य इच्छा, शक्ति पृथक्करण, संविधानवाद या संस्थावाद? आंसर होगा इसका बी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू का था। इन्होंने कहा था कि सब जो है संस्थाओं में शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि जो कानून बनाए वह संस्था अलग है, वो क्या है भैया? जैसे हमारे यहाँ विधायिका, और जो इन कानूनों का
अनुपालन कराए उसे क्या कहेंगे, वो संस्था अलग होनी चाहिए, यानी क्या है वो कार्यपालिका यानी सरकार, और जो उन उपरोक्त दोनों पर ध्यान दे कि कहीं कोई अपने मूल मार्ग से हट तो नहीं रहा है, जनता की इच्छाओं का जनता के प्रति न्याय हो रहा है कि नहीं, वह देखिए उसे क्या कहेंगे, न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में संस्थाओं में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम लोग नहीं दिया है, आज 15 क्वेश्चन ही कुल है इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके कुल 15 क्वेश्चन बेटा। मैंने कोशिश किया है आपको थोड़ा सा और कुछ डिफरेंट देने की आज, जिसमें 15 क्वेश्चन तो कतई नहीं मिले होंगे आपको। ठीक है, ये कम से कम 30, 35, 40 क्वेश्चन आपको जरूर दिए होंगे। ठीक है बेटा, ये पूरी कोशिश मेरी है कि आपको मैं अधिक से अधिक दे सकूं, और इस वादे के साथ कि सिलेबस आपकी पूरी टेस्ट सीरीज खत्म होने तक हम लगभग पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन बच्चे का और आज व्हाट्सएप आया था कि उसने कहा था कि सर जो है क्या पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो बेटा ये 15-16 क्वेश्चन हम इसीलिए करा रहे हैं कि हम लगभग हर टॉपिक तक आपके पहुंच जाएं, जिससे आपका थ्रोली रिवीजन और जल्दी हो जाए। मतलब हर टॉपिक को हम कहीं ना कहीं कवर करने की पूरी कोशिश कर लें। जैसे लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डेमोक्रेसी मैंने कराया आपसे, डेमोक्रेसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर हम 2-3 सेट ले रहे हैं। जैसे मैंने कल भी डेमोक्रेसी पे कुछ क्वेश्चन लिया था, इसके पहले वाला जो सेट था हमारा, लेकिन आज मैंने लिया डेमोक्रेसी पर, और कल भी जो सेट आएगा वो भी डेमोक्रेसी पर ही आएगा। उसके बाद फिर हम मोस्टली वैज्ञानिक समाजवाद यानी साम्यवाद पर लेंगे और अदर टॉपिक पर लेंगे, पर जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे थोड़े क्वेश्चन हम ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।